हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके पहले पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, ये पहला चैप्टर था, और दूसरा चैप्टर था पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। तो ये दोनों हो चुका है। तीसरा इसमें हम देखेंगे पंचायतों के वित्तीय स्रोत के कार्य योजना। इसके अगर हम बात करें मोटे मोटे हेडिंग की, तो जो सिलेबस में दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया था सिलेबस में से कि पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर और आय के विभिन्न स्रोत। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया था राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार एवं क्रियाकलाप। तीसरा पॉइंट है केंद्रीय वित्त आयोग पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका। चौथा पॉइंट इसमें दिया गया है केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। पांचवा पॉइंट है ग्राम पंचायत विकास योजना। छठा पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। तो ये इस चैप्टर के इतने सारे पॉइंट हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस बीपीओ मेंस एग्जाम्स के लिए। अध्ययन सामग्री की बात करें तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से उसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो दिया गया पंचायती स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर और आय के अन्य स्रोत। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तरीके से संक्षेप में अगर देखें तो कौन कौन से कर हैं, तो मनोरंजन कर है, जल कर है, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाला अनुदान है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त अनुदान है, दूर संचार टावरों की ग्राम सभा में स्थापना पर कर यानी कि टैक्स, हाउस टैक्स, वाहन टैक्स, मेला उला जो लगता है वहाँ पर टैक्स, पशु बिक्री टैक्स, सड़कों पर सफाई व प्रकाश पर लाइट पर टैक्स, बाजार टैक्स, ये सभी टैक्स जो है ग्राम पंचायत स्तर पर आरोपित किया जाता है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। ठीक है, पहला आता है इसमें पंचायत कर। भारत में पंचायत एक स्थानीय सरकारी निकाय है जो अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर कर लगाती है और एकत्र करती है। पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं। कौन कौन सा है, तो उसमें आता है पहला टैक्स कर। टैक्स हाउस टैक्स, तो हाउस टैक्स की बात करेंगे तो गांव के सभी घरों पर वार्षिक किराए के मूल्य, पूंजीगत मूल्य एवं गृह कर लगाया जाता है। यह ऐसी दरों पर लगाया जाएगा जो ग्राम पंचायत द्वारा तय की जा सकती है। ठीक है, तो हाउस टैक्स की अगर बात करिएगा तो हाउस टैक्स ये याद रखना कि ये किस प्रकार का टैक्स, तो इस पर जो है ग्राम पंचायत लगा सकती है। ठीक है, अब किस तरीके से गृह कर से छूट दिया जाएगा मकान की, तो जिन इमारतों का उपयोग शैक्षिक और छात्रावास उद्देश्य के लिए किया जाता है उनको जो है टैक्स से छूट दिया जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय है, सार्वजनिक भवन है, इनको टैक्स से छूट दिया जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित प्राचीन स्मारक है तो उनको टैक्स से छूट दिया जाएगा। धर्मार्थ अस्पताल है, औषधालय है और अन्य भवन है, इनको सभी को छूट दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है वाहन टैक्स। ये हर प्रतिवर्ष गांव के भीतर रखे या उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों पर ऐसी दरों पर लगाया जाएगा जो ग्राम पंचायत द्वारा तय की जाएगी, जो न्यूनतम दरों से कम नहीं होगी और निर्धारित अधिकतम दरों से अधिक नहीं होगी। वाहन का अर्थ है सड़क या रेलवे पर उपयोग किए उपयुक्त वाहन, जिसमें गाड़ी आता है, वैगन है, व्हील ब्रो है, रिक्शा, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, फिर आता है शौचालय टैक्स। शौचालय कर जो है पंचायत द्वारा साफ किए गए निजी शौचालय या परिसरों से संबंधित इमारतों के कब्जेदार मालिक द्वारा देय शौचालय या रखरखाव कर लगाया जाएगा। इसके अलावा चौथा आता है जल कर। जल कर जो होता है पंचायत द्वारा पेयजल की आपूर्ति और जलापूर्ति योजनाओं की रखरखाव की लागत के अनुसार निर्धारित की जाती है। कर घरों में जो है पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप के व्यास के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। नए घरों और भवनों के निर्माण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अलग से जल कर लगाया जाता है। फिर आता है मेलों पर कर। तो ग्राम पंचायत जो है टैक्स, ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर आयोजित होने वाले वार्षिक मेलों पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत वार्षिक मेला उत्सव में भाग लेने वाली दुकानों और व्यवसायियों से भी वसूल कर सकती है। फिर आता है बाजार टैक्स। निजी बाजार एवं ठेला स्टैंडों पर कर ग्राम पंचायत द्वारा वसूला जाता है। ग्राम पंचायत कर जो है उन मामलों में भी एकत्र किया जा सकता है जहां निजी बाजार व्यापार लेन देन हो रहा है, जैसे कि बूचड़ खाना हुआ, अस्पताल हुआ, गोदाम है, वाहन परिवहन डिपो है, भोजनालय है, आवास गृह है, होटल है, सभी पर टैक्स जो है लिए जा सकते हैं। फिर आता है कार्ट स्टैंड और टोंगा स्टैंड पर कर संग्रह, यानी कि ग्राम पंचायत के द्वारा इन परिवहन वाहनों जैसे कि गाड़ी, तांगा, रिक्शा, टैक्सी, ठेला स्टैंड, तांगा स्टैंड पर रखने के लिए जो है एकत्र कर टैक्स जो है वसूल सकती है। पशुओं की बिक्री पर कर भी लगता है, जैसे कि बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, टट्टू जैसे जानवरों ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर सार्वजनिक बाजार में बेचने या बेचने के लिए लाए गए अन्य मवेशियों पर टैक्स लगाया जाता है। तो ये सभी टैक्स ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जा सकता है, हालांकि वर्तमान में लगता नहीं है। लगता क्यों नहीं, क्योंकि अगली बार में जो है ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं प्रधान, उनकी साथ चली जाए प्रधानी, इसलिए जो है टैक्स नहीं लगाते।
अब विविध कर में आता है, लेकिन आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। विविध कर में आएगा दूरसंचार टावरों की जो स्थापना होती है ग्राम पंचायत के अंदर और संचालन, तो उन जैसी नई वस्तुओं पर जो है टैक्स लगाया जा सकता है। पंचायत के भीतर स्थित भवन है, तंबू पर टैक्स है जो 500 फीट या उससे अधिक क्षेत्र को कवर करता है। किसी भी पार्टी द्वारा सार्वजनिक रिसोर्ट मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाएगा। एमएफपी यानी लघु या वन उपज की खरीद और व्यापार के विनियमन पर टैक्स जो है टैक्स लगाया जाएगा। रेत के लिए नदी खदान स्थल, पत्थर के लिए पहाड़ी खदान स्थलों पर टैक्स, जिनका उपयोग दोनों निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो उन पर भी टैक्स लग सकता है। ठीक है। तीसरा इसके बाद आता है लाइट टैक्स यानी प्रकाश कर, जैसे सार्वजनिक सड़क है, स्थान है, सार्वजनिक शौचालय है या ऐसी इमारतों के लिए प्रकाश टैक्स लगाया जाता है। यदि ऐसी प्रकाश व्यवस्था का कार्य ग्राम पंचायतों के द्वारा अगर किया जाता है तो टैक्स लगाया जा सकता है। ग्राम पंचायतों के अन्य आय के स्रोत कौन कौन से हैं, तो उसमें आता है संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने की बात की गई है। ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत विशिष्ट आवंटन के प्रावधान भी किए गए हैं। 243 झ के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों का आवंटित धन द्वारा आवंटित धन की बात करता है। इसके अलावा राज्य सरकार से प्राप्त ऋण अनुदान से प्रावधान भी प्रदान किए गए हैं। आंतरिक संसाधन सृजन के प्रावधान भी किए गए हैं। राज्य सरकारों के लिए यह जो है अनिवार्य किया गया है कि वह पंचायतों को कर और कर राजस्व वसूली के लिए सक्षम हेतु कानून बनाए। तो इतने सारे टैक्स हैं, जो ये अभी बात हुई है अन्य टैक्स हैं जिसके द्वारा जो है अन्य स्रोत हैं आय के ग्राम पंचायतों के, तो ये बात हुई, इस तरीके से भी लिया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया संग्रहित उपकर और टैक्स और आय के अन्य स्रोत के बारे में। अब दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे राज्य वित्त आयोग की संरचना एवं क्रियाकलाप के बारे में। ठीक है। तो ये संक्षेप में लिखा हुआ है। राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों को अप्रैल 2020 में लागू किया गया। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात गठन का प्रावधान है राज्य वित्त आयोग। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन 2015 में हुआ, इसने 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री आनंद मिश्रा हैं। भारतीय संविधान के 243 आई फॉर इनकम याद रखिएगा, उसी से राज्य वित्त आयोग के तहत जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। और 1993 के बाद राज्य प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर रहे हैं। तो ये संक्षेप में हो गया। अब हम डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। ठीक है। प्रस्तावना। भारत के सभी राज्यों के लिए जो है निम्नलिखित नियमित रूप से 5 वर्षों के नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है और राज्य वित्त आयोग के कार्य केंद्रीय वित्त आयोग के समान होते हैं। ठीक है। 73वां 74वां संविधान संशोधन जब हुआ 1992-93 के अधिनियमों में, तो प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना का लिए उल्लेख किया गया उसमें, और संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने जो है संविधान के 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 243 आई, जिसमें या फिर इसको हम कहते हैं हिंदी में झा। ठीक है। 243 झा 243 वाई या 243 माँ के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया गया। और 1993 के बाद प्रत्येक राज्य 5 वर्ष के पश्चात स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रस्तावना राज्य वित्त आयोग के बारे में। अब इसकी संरचना कैसी होती है, तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के पश्चात किया जाएगा, हर वर्ष, हर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। और प्रत्येक राज्य के वित्त आयोग का गठन राज्यपाल की घोषणा के आधार पर किया जाता है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों के पदभार ग्रहण के बाद यह अस्तित्व में आता है। जहाँ तक वित्त आयोग की संरचना का सवाल है, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। कुछ राज्यों में उसकी सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा द्वारा निर्देशित होती है, तो इसलिए उसमें तय नहीं कितने सदस्य होते हैं, लेकिन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष अथवा सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कुछ राज्यों ने स्पष्ट रूप से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा कोई भी निर्देश नहीं है। पंजाब में वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना आवश्यक है और इसके सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला उसमें आता है वित्तीय और आर्थिक मामलों में पंचायत से संबंधित विशेष ज्ञान अनुभव है अथवा वित्तीय और आर्थिक मामलों के नगर पालिकाओं से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव अथवा वित्तीय मामलों के प्रशासन में व्यापक अनुभव अथवा अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष नियुक्त करने से पहले राज्यपाल इस संदर्भ में संतुष्ट होना आवश्यक है कि उस व्यक्ति का वित्तीय अथवा किसी भी प्रकार का कोई हित न हो जिसका उसके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो, और न ही उस व्यक्ति का कोई हित वित्त आयोग के अन्य सदस्यों के किसी कार्य में कोई बाधा डालता हो। ठीक है। अब अयोग्यता क्या होनी चाहिए, तो जिसे निम्नलिखित कारणों के आधार पर कोई भी व्यक्ति वित्त आयोग के सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कौन कौन सी, तो यदि वो अस्वस्थ मन का हो, यदि वो दिवालिया हो,
यदि उस पर किसी नैतिक उद्यमिता का दोष सिद्ध हो चुका हो, अथवा राज्य वित्त आयोग के सदस्य के रूप में यदि उसे उसके वित्तीय अथवा अन्य कोई हित से उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना हो, तो इस कारण से वो अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल द्वारा निर्धारित कार्यावधि तक नियुक्त किया जाता है, किंतु वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यह प्रावधान है कि वो अपनी कार्यावधि पूर्ण होने से पहले अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। सेवा की शर्तें क्या होती हैं? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य राज्य वित्त आयोग को अपनी पूर्णकालिक अथवा अल्पकालिक सेवा प्रदान कर सकते हैं। जैसे राज्यपाल प्रत्येक मामले में निर्देश दें और उन्हें राज्य सरकार की आज्ञा के अनुसार शुल्क अथवा वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं? तो राज्य वित्त आयोग ग्रामीण एवं शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा, जिसमें वो ग्राम पंचायत, पंचायत संघ परिषद, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों के लिए निम्नलिखित मामले की सिफारिश भी करेगा। कौन कौन सी सिफारिश हैं? तो पहला सिफारिश राज्य द्वारा लगाया गया एवं एकत्रित कर राजस्व की कुल प्राप्ति का राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरण, कर, शुल्क और फीस का निर्धारण जिसे स्थानीय निकायों को सौंपा जा सकता है अथवा स्थानीय निकायों द्वारा विनियोजित किया जा सकता है, तथा राज्य की समेकित नीति से स्थानीय निकायों को अनुदान, सहायता अनुदान। पंचायतों नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला। इसके अलावा अब देखते हैं इसमें डी पार्ट। ठीक है, जिसमें कहा गया राज्य वित्त आयोग को निम्न सुझाव देने को भी कहा जाता है। कौन कौन सा सुझाव है? तो सुझाव जो कि स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करें और उनके ऋण का स्तर, पेंशन, ब्याज भुगतान देयताएं, उधार देने की शक्ति को विनियमित करने की संभावनाएं, स्थानीय निकायों के संसाधनों की स्थिति, ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर ऋण देयताएं। तो ये जो है सुझाव राज्य वित्त आयोग को निम्न सुझाव जो है दिया जाता है, मतलब इस तरीके से सुझाव देता है। दूसरा सुझाव है स्थानीय स्वशासन के रूप में अपने संसाधनों को जुटाने, उपयोग के लिए तथा निकायों के कामकाज में अधिक दक्षता लाने के लिए आवश्यक उपाय। स्थानीय निकाय भारत के संविधान और सहवर्ती राज्य विधानों में उल्लिखित कार्यों के संदर्भ में स्थानीय निकायों का प्रशासनिक, कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियों को सौंपने के स्तर को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों में स्थानीय निकायों के कार्यों को निर्धारण पर सुझाव। ठीक है, इसके अलावा एक निगरानी सक्षम राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करना, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों को राजस्व घाटे को कम करना होगा और एक योजना का क्रियान्वयन करना होगा जो कि राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का पूर्ण दोहन कर सके। ये स्थानीय निकायों के स्थानांतरण से भी संबंधित है और वह उपाय भी इससे जुड़े हैं, इससे इस स्थानांतरण का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, अन्य राज्यों में स्थानीय निकाय कर संरचना को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में संसाधनों के दोहन के लिए संभाव्य मार्ग खोजना। इसके बाद सिफारिशों के प्रभावशाली निष्पादन के लिए वर्तमान पद्धति की समीक्षा करने से संबंधित सुझाव देना और केंद्र तथा राज्य वित्त आयोग और अन्य संगठनों द्वारा एकत्रित संसाधनों का दोहन करना, स्थानीय निकाय और उनके खातों का प्रबंधन करना आदि जो है सुझाव सम्मिलित हैं। नेक्स्ट सुझाव नगर पंचायतों का पुनर्वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के उपाय। स्थानीय निकायों की वर्तमान स्थिति, पुनर्गठन के उपयोग को ध्यान में रखते हुए जो पहले से ही नगर पंचायतों के लिए किए गए हैं, आयोग अन्य स्थानीय निकायों के पुनर्वर्गीकरण का भी सुझाव देगा। इन सिफारिशों को देते समय आयोग राज्य सरकार के स्रोतों पर भी नजर रखेगा। राज्य सरकार के व्यय, ऋण संबंधी जानकारियों को भी स्थानीय निकाय के स्थान पर देखना ताकि वह पर्याप्त मात्रा में राजस्व बचत कर सके और राज्य के पूंजीगत खातों की प्रतिबद्धता से संबंधित हो। तो इस प्रकार के सुझाव देता है। फिर है राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित संबंध में भी ध्यान केंद्रित कर सिफारिशें करता है। जैसे अपना पहला आता है भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का वर्गीकरण और उसके परिणाम, हस्तांतरण का वर्तमान स्तर तथा अन्य संसाधनों का राज्य एवं केंद्रीय सरकारों से हस्तांतरण एवं अन्य एजेंसियां जिसमें राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को पुरस्कार और सिफारिशों तथा उनकी पर्याप्तता शामिल है। पूंजी निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की आवश्यकता होती है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो है स्थानीय निकायों का राजस्व संसाधन करना, आवर्ती और आवर्ती हित घटकों के व्यय के उचित राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भ में जो है सिफारिश करना। ठीक है, वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की स्थिति में स्थानीय निकायों द्वारा संसाधनों का जो है उपयोग करना। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग आधारभूत लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभा के कार्यों, इसका गैर सरकारी संगठन, लाइन एजेंसियों, विभागों से संपर्क की अन्य राज्यों के बराबर समीक्षा करता है। यह आवंटन विभाज्य जो है ऋण यह आवंटन विभाज्य जोड़ का 4.31% होता है। 2019-20 में स्थानीय निकायों के लिए अनुदान राशि की वृद्धि है
जो विभाजित जोड़ के 3.5% यानी 87,352 करोड़ रुपए की राशि है। ये अनुदान 90-10 के अनुपात में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के भी विभाजित किया जाता है। अनुदान पंचायत के सभी 3 स्तरों गांव, ब्लॉक और जिले स्तर पर उपलब्ध कराया जाता है। अब राज्य की समेकित नीति क्या है, तो देखिए सभी सरकारी खातों में से सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत जो है गठित किया गया था। सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और असाधारण वस्तुओं को छोड़कर इसके द्वारा किया गया कार्य वे समेकित निधि का हिस्सा होता है। राज्यों की समेकित निधि में राज्यों द्वारा प्राप्त सभी राजस्व के लिए राज्य की एक समेकित निधि यानी प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग कोष की स्थापना किया गया है। इसके अनिवार्य कार्यों में अगर हम देखेंगे तो ये कार्य प्रकृति में अनिवार्य होते हैं। उदाहरण के लिए नगर निगम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और जल स्रोतों के निर्माण और रखरखाव, संक्रामक रोगों की रोकथाम, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण आदि कार्य अनिवार्य रूप से करता है। ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका क्या रहेगी। तो देखिए पहला वित्त आयोग जो बना था वो केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे, 1951 में बनाया गया था और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पूछा जाता है। दूसरे बने थे के संथानम, अध्यक्ष थे 1956 में। तीसरे के चंदा थे 1960 में। चौथे डॉक्टर पीवी राजमन्नार 1964 में। अब इसमें आपको याद रखना है लास्ट वाला। ठीक है, 15वें जो बनाए गए थे एनके सिंह बनाए गए हैं, 2017 में बनाए गए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट केंद्रीय वित्त आयोग। अब केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानना जरूरी है। वित्त आयोग के एक संवैधानिक और अर्थ न्यायिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग के संबंधित प्रावधान का वर्णन है। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी वित्त आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल होते हैं, इसमें फिक्स है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये भी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश में उल्लिखित समय अपने पद पर बने रहते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। अब वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो अगर हम बात करें तो उनकी नियुक्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए और ये निर्धारित करने के लिए अधिकार संविधान द्वारा संसद को जो है दिया गया है। ठीक है, संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है इनमें से निम्न है। पहला उसमें आता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति की जा सकती है जिनके पास सार्वजनिक मामलों में अनुभव हो। इसके अलावा 4 सदस्यों में से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए या फिर उनके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा इसमें आता है कि एक के पास इनमें से अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए, एक के पास सरकार के वित्त और लेखा से संबंधित विशेष ज्ञान होना चाहिए, एक के पास इनमें वित्तीय मामलों में प्रशासन से संबंधित व्यापक अनुभव होना चाहिए। तो इस तरीके से ये अलग अलग योग्यताएं जो है अलग अलग की होनी चाहिए। अब है वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। तो निम्नलिखित मुद्दों पर भारत के राष्ट्रपति को वित्त आयोग क्या करता है, सिफारिशें करता है। कौन कौन सा मुद्दा है, तो उसमें पहला मुद्दा आता है भारत की संचित निधि में से केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत की सिफारिश करना। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ावा करने के लिए राज्य की समेकित निधि का विस्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला। सुदृढ़ वित्त के हित में कोई भी मामला राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा जा सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाया जाता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही जानकारी हो सके। ठीक है, इसके अलावा वित्त आयोग से संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को जोड़ने के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि का मूल्यांकन करता है। राज्य वित्त आयोग के पास अपने गतिविधि क्षेत्र के भीतर अपने कार्यों को करने के लिए जो है पर्याप्त शक्तियां हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार वित्त आयोग के पास सिविल कोड की सभी शक्तियां हैं। यह गवाहों को बुला सकता है, किसी कार्यालय या अदालत से सार्वजनिक दस्तावेज या फिर रिकॉर्ड पेश करने के लिए कह सकता है। हमारे संविधान के 281 में वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित प्रावधान तो है, लेकिन कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा सरकार पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी होगी। इसके संबंध में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार ने यह कहा था कि चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इससे अपेक्षा की जाती है कि वह अर्धन्यायिक हो, तो वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को जो भी अनुशंसा की जाती है भारत की सरकार को उसे गंभीरता से लेना चाहिए और बिना किसी दमदार वजह के उसकी अनुशंसा को पूर्णतः अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। चौथा इसमें आता है कि वित्त आयोग की सलाहकारी भूमिका क्या होनी चाहिए। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और इसलिए सरकार जो है बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वो राज्यों को धन देने पर आयोग की सिफारिशों को लागू करें। सिफारिशें भारत सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी। इसके बाद अब देखते हैं पांचवा आता है 15वें वित्त आयोग की संरचना क्या है। ठीक है,
तो देखिए 280 के एक के तहत जो उपबंध की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर एक वित्त आयोग बनेगा। और 27 नवंबर 2017 को एन के सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एन के सिंह भारत के पूर्व सचिव एवं 2008 से 2014 तक बिहार के राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इनके अलावा 4 अन्य सदस्यों में शक्तिकांत दास जो कि भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव हैं, डॉक्टर अनूप सिंह सहायक प्रोफेसर, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर अशोक लाहिड़ी अध्यक्ष बंधन बैंक के हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र सदस्य हैं नीति आयोग के। इसके अंशकालिक सदस्य जो है मनोनीत किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान की बात की गई है। 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार 5 वर्षों में यानी 2021-22 से लेकर 25-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों और RLB जिसको कह सकते हैं साठों में और पंचायतों को साफ पानी स्वच्छता के लिए 1,42 लाख करोड़ रुपए जो है सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है। ठीक है, इन गाँवों में जो है इन सेवाओं को सुनिश्चित करने और इस प्रकार की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान से ग्राम पंचायतों को उनकी सुनिश्चित जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी तथा ग्राम पंचायत सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। यह भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासन को जो है मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, इसमें सातवां फिर आता है पॉइंट पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान। तो 15वें वित्त आयोग की पंचायत अवधि के 2021-22 से लेकर 2025-26 तक यानी 5 वर्ष होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो 6वें राज्य वित्त आयोग के अनुसार सिफारिशों के अनुसार राशि जो है पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में क्रमशः 5:20:75 के अनुपात में जो है वर्ष 2011 की जनसंख्या में प्रस्तावित जिलेवार भारांक के आधार पर वितरित किया जाएगा। तो अनुपात याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग की भारत सरकार की अंतिम रिपोर्ट में अनुशासित अनुदान का 40% अनटाइड अनाबद्ध अनुदान और 60% टाइड आबद्ध अनुदान के रूप में होगा। अनटाइड अनुदान का उपयोग जिसमें वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय को छोड़कर स्थानीय आवश्यकताओं जैसे कि स्ट्रीट लाइट हुआ, प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक परिसंपत्ति भवनों जैसे कि प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हुआ, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, सहकारी बीज एवं उर्वरक भंडारण केंद्र है, सड़कों की मरम्मत है, फुटपाथ है, उद्यान है, खेल मैदान है, शमशान स्थलों के रखरखाव की व्यवस्था को पूरा करने के हेतु किया जा सकेगा। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं व्यय विभाग भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार अनुदान 50% की 2 किस्तों में जो है जारी किया जाएगा, जिनमें से 50% टाइड अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने एवं शेष 50% बुनियादी सेवाओं तथा पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। अब अगला पॉइंट आता है, इसमें चौथा पॉइंट है केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। ठीक है, तो राज्य वित्तीय आयोग का स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का दृष्टिकोण क्या रहा है उसको देखेंगे हम एक बार। तो 73वां-74 संविधान संशोधन के पश्चात अभी तक 4 वित्त आयोग जैसे 11वें वित्त आयोग से लेकर 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अपनी अनुशंसाएं दी हैं और सभी आयोगों के लिए जो है विचारार्थ विषय समान रहा है। तदनुसार प्रत्येक आयोग ने स्थानीय शासनों से प्रभावकारी कार्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किए और उचित अनुशंसाएं की हैं, जिसमें 10वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदान अनुशंसा की जो ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विभाज्य के पूलों के 1.38% के बराबर थे। 13वें वित्त आयोग को छोड़कर पूर्व के सभी वित्त आयोगों ने स्थानीय निकायों के लिए जो है अनुदानों की अनुशंसा निरपेक्ष रूप से की थी, न कि विभाज्य के पूल के अनुपात में। ठीक है, तो ये बातें हुई थी। इसके अलावा 11वें वित्त आयोग को छोड़कर स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी आयोग दर आयोग बढ़कर 14वें वित्त आयोग के तहत बढ़कर 3.06 हो गई। अब ये कुछ है विभिन्न आयोगों के द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान। तो अनुदान कुछ इस तरीके से दिया गया था, ये आपको इतना जरूरी नहीं है, इधर भी कुछ दिया गया डाटा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं तरीके से। ये हो गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से प्राथमिक एवं प्रदर्शन अनुदान की अगर हम बात करें तो 10वें वित्त आयोग ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदानों के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने चाहिए।
स्थानीय निकायों के हिस्से तो बराबर योगदान देने की अपेक्षा की गई थी। वेतन तो मजदूरियों पर व्यय के लिए कोई भी अनुदान राशि उपयोग नहीं की जानी थी। 11वें वित्त आयोग ने स्पष्ट किया था कि अनुदानों को प्रथम प्रभार लेखाओं के रखरखाव एवं लेखा परीक्षा के लिए, उसके उपरांत वित्तीय डेटाबेस के विकास हेतु किया जाना चाहिए। शेष राशियों का उपयोग प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक स्वास्थ्य परिचर्या, शुद्ध पेयजल और इसके अलावा सड़कों पर विद्युत प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता जैसी प्रमुख सेवाओं, दाह संस्कार एवं दफनाने वाले स्थलों का रखरखाव, जन सुविधाओं एवं अन्य कामन संपत्तियों के लिए किया जाना था। वेतन एवं मजदूरियों के भुगतान के निषेध को छोड़कर ये जो है अनुदान अनाबद्ध थे। 12वें वित्त आयोग ने भी अनुशंसा के अनुसार किया गया था, लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है। 14वें वित्त अनुसार की बात के लिए 14वें वित्त आयोग की जान लीजिए। 14वें वित्त आयोग ने अनुदानों की अनुशंसा 2 भागों में की थी, शर्त सहित मूल अनुदान और सशर्त प्रदर्शन अनुदान। तो विधिवत रूप से गठित पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त प्रदर्शन अनुदान के बीच 90:10 अनुपात था और नगर पालिकाओं के लिए 80:20 का था। ठीक है। मूल अनुदान का उपयोग विनिर्दिष्ट मूलभूत नागरिक सेवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया जाना था। प्रदर्शन अनुदान राजस्व में सुधार आने के आधार पर था, जिसके लिए मानदंड को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाना था। प्रदर्शन अनुदानों के लिए पात्रता है तो स्थानीय निकायों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि करनी थी और लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करने थे। नगर पालिकाओं को इसके अलावा प्रत्येक वर्ष में मूलभूत शहरी सेवाओं से संबंधित सेवा स्तरीय बेंचमार्क को भी प्रकाशित करना था। इसके अतिरिक्त पंचायती राज मंत्रालय ने प्रदर्शन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें और रखी, जैसे कि ग्राम पंचायत विकास योजना सेक्टरवार व्यय को एक डैशबोर्ड में प्रदर्शित करना और स्वयं के राजस्व स्रोत में परसेंटेज वृद्धि, ग्राम पंचायतों में खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति, ग्राम पंचायतों में टीकाकरण स्तर के आधार पर उनके लिए स्कोर निर्धारित कर जैसे कार्यों को पूरा करना आदि जो है इसमें चीजें रखी गई थी। ठीक है। अब इससे संबंधित लेखा एवं लेखा परीक्षा कुछ काम किए गए, जैसे कि करदाताओं से अर्जित आगम का उपयोग करने वाली सरकार के किसी भी अंग के लिए सुशासन हेतु जो है एक प्राथमिक अनिवार्यता यह है कि वो लेखाओं को जो है सामूहिक रूप से पहल पर उपलब्ध कराएं। ठीक है। इस प्रकार की सूचना के अभाव में पूर्व वित्त आयोग ने भी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की आवश्यकता का वास्तविक और तौर पर आकलन करने में महसूस की गई कठिनाई को उजागर किया गया और 11वें वित्त आयोग से लेकर विभिन्न वित्तीय आयोग ने इस मुद्दे को उजागर किया है, लेकिन इस संबंध में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ठीक है। दीर्घकालीन विवादास्पद मुद्दे के समाधान के लिए 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट के स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि पिछले वर्ष के लेखाओं और पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त होगी। अब शर्त कौन कौन सी थी तो इसलिए देख लेते हैं। तो 15वें वित्त आयोग ने जो है 2021-22, 2022-23 के लिए महामारी के दौरान लेखाओं की लेखा परीक्षा की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कम से कम 25 ग्रामीण स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष के अनंतिम लेखाओं पिछले से पिछले वर्ष की लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराएं, ताकि राज्य 2020-21-22 और 22-23 से पूरे अनुदान प्राप्त कर सकें। ठीक है। 2023-24 से आगे की अवधि के लिए जो है राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु देयपूर्ण अनुदान तभी दिए जाएंगे जब उन्होंने अपने पिछले वर्ष के अंतिम लेखाओं और पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं दोनों को सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्ध कराया हो। उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य में 35% ग्रामीण निकायों के पास 2022-23 के लिए अनंतिम लेखा और 2021-22 के लिए लेखा परीक्षित लेखाएं हैं तथा इन्हें 2023-24 में ऑनलाइन उपलब्ध किया गया है, तब 23-24 में राज्य अपने 35% ग्रामीण स्थानीय निकाय है 2023-24 के लिए देयपूर्ण राशि प्राप्त कर पाएंगे। ग्रामीण स्थानीय निकायों की तरह शहरी स्थानीय निकायों को भी अनुदान प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के वास्तविक लेखाओं और पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा और उन्हें सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। ठीक है। अब स्थानीय शासनों के लिए कुल अनुदान कितना दिया गया तो 2020-21 15वें वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच 67.5:32.5 के अनुपात में स्थानीय निकायों के लिए कुल 90,000 करोड़ रुपए अनुदान की अनुशंसा की थी। ये याद रखिएगा 15वां वित्त आयोग का है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तेजी से बढ़ते हुए शहरी और विकास के प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करने हेतु शहरी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण एवं शहरी निकाय हेतु जो है 2020-21 में अनुशंसित जो अनुपात था 67:32 को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 2025-26 में 65:35 किए जाने की अनुशंसा की है। तो ये भी याद रखिएगा।
इसके बाद 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच अनुदानों के पारस्परिक वितरण हेतु आबादी के लिए 90% और क्षेत्रफल के लिए 10% भारांक निर्धारित किया है। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय शासनों के लिए 2021 से लेकर 2026 की अवधि हेतु कुल 4,36,361 करोड़ रुपए अनुदान की अनुशंसा भी की है, ये भी याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को करों को विभाज्य पूल से अनुपात के बजाय उन्हें स्थायी राशि दिए जाने की अनुशंसा की है। ठीक है, तो आपके लिए 15वें वित्त आयोग के लिए जो अनुदान की बातें कही गई हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, तालिका के अनुसार कुछ इस तरीके से इसमें वितरण की रेंज दिखाया गया है। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2021 से 26 के लिए कुल 2,36,805 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग ने शहरी निकायों के लिए जो है 2021 से 2026 के लिए 1,21,055 करोड़ रुपए की जो है अनुशंसा की है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए जो है ये अनुशंसा 15वें वित्त आयोग के द्वारा किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 57,705 ग्राम पंचायतें हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं एवं 75 जिला पंचायतें हैं, जिनमें हर 5वें वर्ष पंचायत सामान्य निर्वाचन के पश्चात नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन प्रस्तावित है। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे अनुशंसा हो गया। इसके बाद ग्राम पंचायत अब विकास योजना 5वां पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे वो 15वें वित्त आयोग के संबंधित हो गया। आप करिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें चलाई गई हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसमें स्मार्ट पंचायत की बात करेंगे तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल और पंचायत और मोबाइल ऐप पंचायती राज मंत्रालय की अनोखी पहल है। तो ई ग्राम स्वराज याद रखिएगा किसकी अनोखी पहल है, तो ये ऐप है जो कि मोबाइल ऐप है और ये पंचायती राज मंत्रालय की अनोखी पहल है। ठीक है, इससे ग्राम पंचायतों को विकास योजना तैयार करने और लागू करने के लिए एकल प्लेटफॉर्म जो है मिल जाएगा। ई पंचायत के माध्यम से पंचायत स्तर पर जो है ई गवर्नेंस की सुविधाएं जो है मिल रही हैं। ई पंचायत से भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की दिशा में काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और 7 नवंबर 2019 तक कुल 1.3 लाख जो है ग्राम पंचायतों को इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। 45,000 ग्राम पंचायतों को वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं। तो ये सब डाटा है, फैक्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में। ठीक है, भारत नेट योजना, भारत नेट योजना ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। भारत नेट योजना के तहत 21 अप्रैल 2020 तक 1.38 लाख ग्राम पंचायतों को जो है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बारे में अब यहाँ से देखते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रदेश में 57,705 ग्राम पंचायतें हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। ठीक है, अब ग्राम पंचायत विकास योजना क्या है, तो देखिए 73वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी अधिकांशतः ग्राम पंचायतों की है। हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की भूमिका और कार्य पूर्णता स्पष्ट है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत मुख्य कार्यान्वयन इकाई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी इस भूमिका का निर्वहन जो है प्रभावी ढंग से किया गया। संयुक्त पंचायती राज अधिनियम 1947 की बात करेंगे तो इसमें धारा जो 15 के का में जो वर्णन है कि ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। ठीक है, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में विकेंद्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाया जाना आवश्यक है। अब ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य क्या है, तो ग्राम पंचायत का समग्र विकास करना इसका मेन उद्देश्य है, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास सम्मिलित रहेगा बल्कि सामाजिक, आर्थिक और व्यक्ति विकास भी ग्राम पंचायत विकास योजना में भाग होंगे। 5वें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकाय को अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में किया जाएगा। योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन एवं विभिन्न योजनाओं का अभिसरण कर वार्षिक कार्य योजना बनाए जाने पर बल नहीं दिया जा रहा था एवं सहयोगी विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास से चलाए जा रहे कार्यक्रमों से पृथक पृथक विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति की जा रही थी, किंतु पंचायत स्तर पर आपसी समन्वय के अभाव में पंचायत का समग्र विकास नहीं हो पा रहा था। अतः ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाएगी, जो कि सहभागी नियोजन एवं विभिन्न वित्तीय संसाधनों के कन्वर्जेंस पर जो है आधारित होगी। योजना का उद्देश्य क्या है, तो ग्राम पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास भी सम्मिलित है। निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण के साथ समुदाय के निर्णय लेने में सक्षम बनाना, ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण करना, सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना, ये सभी जो है इस योजना का उद्देश्य हैं।
इसके अलावा साथ ही साथ ग्राम पंचायत विकास योजना में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जैसे कि निर्धनों की आजीविका हुआ, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, योजना के महत्वपूर्ण घटक क्या क्या हैं? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायत को विभिन्न आधारभूत कार्यों को या उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण किया गया। जैसे कि पहला उसमें आता है ग्राम पेयजल योजनाओं का परिचालन एवं रख रखाव करना, दूसरा है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, तीसरा है मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील जिसको कहते हैं, चौथा है इसमें ग्रामीण किसान बाजार एवं पशु हाटों का जो है परिचालन तथा रख रखाव, पांचवा आता है इसमें ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, छठवां इसमें आता है श्रेणी दा के पशु चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण और अनुरक्षण करना, अनुसूचित जात जनजाति समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम तथा पेंशन आदि लाभार्थियों का चयन करना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण करना, पंचायत क्षेत्र में सृजित स्थायी संपत्तियों का रखरखाव करना, ग्रामीण पुस्तकालय, ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम, इसके अलावा ग्रामीण आवास योजनाएं जिसमें लाभार्थियों का चयन करना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की निरीक्षण रिपोर्ट का प्रमुख एवं प्रधान द्वारा सत्यापन, लघु सिंचाई लाभार्थियों का चयन करना, ऊसर भूमि सुधार योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव करना। इसके अलावा ग्राम पंचायत विकास योजना के संबंध में ये व्यवस्था की जाएगी कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों के पश्चात ही अन्य कार्यों यथा जैसे पुस्तकालय, वृक्षारोपण, बाल विकास, सहकारी समिति, आपदा प्रबंधन को सम्मिलित किया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें इसमें जो है प्रावधान किया गया है, ये महत्वपूर्ण घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा पांचवा इसमें आता है पॉइंट कि ग्राम पंचायत के लिए रिसोर्स संसाधन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो उसमें आता है पहला मानव संसाधन। मानव संसाधन जो है पंचायती राज के ग्राम विकास के कर्मचारीगण जो होते हैं इनका जो है मानव संसाधन के रूप में आता है। तीसरा इसमें अगर हम बात करेंगे तो आता है, ठीक है, दूसरा पहला हो गया मानव संसाधन, दूसरा वित्तीय संसाधन। तो ग्राम पंचायतों के वित्त आयोग द्वारा धनराशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित मदों में प्राप्त होती है। पहला उसमें आता है स्वयं के संसाधन से, जैसे कि कर जो टैक्स से लगाए जाने से जो प्राप्त धनराशि होती है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा आता है इसमें 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि, तीसरा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि, चौथा है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि, तीसरा इसमें इसके बाद अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत पाई जाने वाली प्राप्त होने वाली धनराशि, अगला इसमें अंत्येष्ट स्थलों के विकास की योजना के लिए अंतर्गत प्राप्त धनराशि, सीसी रोड और केसी ड्रेन योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि हो गया। अगला है निजी पूंजी से प्राप्त धनराशि, पंचायत घर निर्माण, अन्य संसाधन यदि कोई हो तो इन सभी से वित्तीय संसाधन की जो है आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तीसरा आता है ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना कहाँ से उपलब्ध कराना होता है। तो राज्य पीआर पोर्टल व जनपद की सरकारी वेबसाइट पर उपयुक्त सूचना को अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी जो पंचायत के होते हैं उनको ईमेल के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जो वे पंचायत सचिवों को उपलब्ध कराएंगे। पंचायत भवन व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने के लिए पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे। समस्त विभागों के स्तर से सभी जनपदों को शासनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके माध्यम से 15वें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं समस्त योजनाओं द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का विवरण ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो सकेगा। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर या अन्य सामुदायिक भवनों इत्यादि पर दीवार लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करने हेतु प्रदर्शित किया जाएगा। लागत रहित विकास की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायतों में विकास हेतु यह जरूरी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा पंचायत के स्वयं के राजस्व के अतिरिक्त ऐसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाए जो तो बिना लागत के किए जा सकते हैं। ये कार्य स्वैच्छिक सेवाएं एवं संस्थाएं, चंदा, सामुदायिक योगदान, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से किया जा सकता है। इसके तहत नगद, सामान एवं श्रम दान को सम्मिलित किया जाए। फिर छठा आता है इसमें सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण करना। ठीक है, इसमें क्या क्या है कि सभी को सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किए जाने के लिए उचित वातावरण बनाना अत्यंत आवश्यक है। उचित वातावरण निर्माण के लिए प्रसार प्रसार किया जाना आवश्यक है। ठीक है, इसमें आता है सहभागी नियोजन। तो सहभागी नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय जागरूक होकर सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समस्याओं का निदान खोजेगा एवं इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढेगा। तो इसको हम कहते हैं सहभागी नियोजन। ठीक है, सहभागी नियोजन किस प्रकार से किया जाएगा तो निम्न प्रकार से होता है सहभागी नियोजन। उसमें पहला आता है वार्ड सदस्य द्वारा नागरिकों हेतु वार्ड स्तरीय बैठक होनी चाहिए, नुक्कड़ सभाएं होनी चाहिए, महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य सहायता समूहों से संपर्क किया जाना चाहिए, दीवार लेखन एवं स्पीकर से प्रचार प्रसार करना चाहिए, रैली करनी चाहिए, पदयात्रा करनी चाहिए,
ये सब सहभागी नियोजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सहभागी नियोजन मतलब साथ साथ कर मिलकर एक काम जो है करा जाना। संबंधित विभाग के कार्यकर्ता जैसे कि आशा है, एएनएम है, आंगनबाड़ी प्रेरक है आदि का उपयोग किया जाएगा। प्रांतीय रक्षा दल युवाओं है, नेहरू युवा केंद्र कार्यकर्ताओं एवं भारत निर्माण स्वयं सेवकों का भी उपयोग किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी सरकारी कर्मचारीगण हैं उनका भी प्रयोग इसमें जो है सहभागी नियोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ों से हम ग्राम पंचायत में सहभागी नियोजन करा सकते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या होंगे इनको कराने के, तो नियोजन की प्रक्रिया का आरंभ जमीनी स्तर से हो, विकास योजना स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों के आधार पर हो। ठीक है, इस विकास प्रक्रिया में स्थानीय स्तर की संस्थाओं के साथ ग्राम पंचायत, युवा, समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह, धार्मिक प्रतिनिधियों इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो इस पूरी प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार जो है समुदाय का हो, न कि अन्य किसी का। ठीक है, वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियां की बात करेंगे तो सभी की सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किए जाने के लिए उचित वातावरण निर्माण हेतु निम्नलिखित गतिविधियां की जा सकती हैं। पहले मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई और ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सहकारिता विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार के साथ जिला अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी प्रतिभागी होंगे इसमें। कार्यालय का आयोजन प्रमुख सचिव और पंचायती राज उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें है पारिस्थितिक विश्लेषण। तो पारिस्थितिक विश्लेषण में क्या है कि ग्राम पंचायत की योजना बनाने से पहले आवश्यक है कि पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाए, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु कार्यों का निर्धारण किया जाए। यानी कि कोई भी योजना बनाने से पहले उन चीज़ों का ग्राम पंचायत में विकास किया जाए, विश्लेषण किया जाए, जिसके आधार पर यह पता चल पाए कि इसमें कौन कौन सी योजना कहाँ कहाँ पर किस तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि पेयजल व्यवस्था में, तो पेयजल व्यवस्था में ये देखना है कि पेयजल के स्रोत एवं संख्या क्या लगेगी, जैसे उसमें हैंडपंप कितना, कुआं कितना होगा, तालाब क्या होगा, पाइप वाटर सप्लाई आदि की इसमें जो है इसका विश्लेषण किया जाए कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर कितना खपत आना है। ठीक है, स्वच्छता के क्षेत्र में अगर देखा जाएगा तो स्वच्छता के क्षेत्र में शौचालयों की संख्या कितनी होगी, व्यक्तिगत होगा, सामुदायिक होगा या स्कूल लेवल, मतलब कितनी शौचालयों की जरूरत पड़ेगी, साफ सफाई की व्यवस्था कहाँ करनी है, कितना करना है, कूड़ा कचरा निपटान कहाँ पर किया जाएगा, ठोस तरल पदार्थों का प्रबंधन कहाँ कब किया जाए, तो ये सारी विश्लेषण स्वच्छता के क्षेत्र में होनी चाहिए। प्रकाश व्यवस्था में बात करेंगे तो बिजली के पोलों की संख्या कितनी लगी, रख रखाव कौन कैसे होगा, बिजली घरेलू बिजली का बिल भुगतान कैसे होगा, तीन प्रकार की चीज़ों का विश्लेषण होना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डों की श्रेणी एवं संख्या कितनी होनी चाहिए, राशन दुकानों की संख्या एवं व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर विश्लेषण होना चाहिए। अंत्योष्ट स्थल कब्रिस्तान के विकास पर बात होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की संख्या कितनी होनी चाहिए और प्रकार कितने प्रकार होने चाहिए, शिक्षकों की संख्या की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए, ड्रॉप आउट की स्थिति और कारण उसका पता लगाना चाहिए, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पर शिक्षा के क्षेत्र में जो है विश्लेषण करनी चाहिए। पार्क रख रखाव की बात करें तो पार्क की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। नागरिक सेवा में जन्म मृत्यु पंजीकरण हो गया, परिवार रजिस्टर कापी हो गया, विवाह रजिस्ट्रेशन आदि, इन सभी पर बात करनी चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी रख रखाव कैसे होगा, युवाओं को खेल और स्वास्थ्य विकास में सहायता कैसे प्रदान की जानी चाहिए, तो इन सभी पर चीज़ों पर विश्लेषण होनी चाहिए। इसके बाद अब आता है ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाना। कैसे अंतिम रूप दिया जाएगा, तो ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यों को प्राथमिकीकरण करने के उपरांत ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में सचिव एवं पंचायत अधिकारियों के साथ साथ सभी संबंधित विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। कुछ विशेषज्ञ पंचायत स्वशासी निकायों से भी प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि ग्राम पंचायत द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष लिए गए कार्य की तुलना में 150% कार्य लिए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि नौ कार्यों की यानी कि नए कार्यों की विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव तैयार करते समय या किसी अन्य समस्या के कारण प्राथमिकता वाले कार्य जो है न लिए जा सकें। कार्य के चिन्हीकरण एवं अनुमानित आकलन ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार कर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके उपरांत ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी एवं ग्राम सभा की प्राथमिकता रिसोर्स डेवलप के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत विकास योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा के समक्ष चर्चा एवं अनुमोदन अथवा स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। ग्राम सभा की स्वीकृति के पश्चात कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाएगा। पहली श्रेणी में वो कार्य किए जाएंगे जो ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किए जाएंगे और दूसरी श्रेणी में सभी कार्य अन्य ब्लॉक तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किए जाएंगे। यह तकनीकी अधिकारियों की कमी होती है तो राज्य सरकार द्वारा तकनीकी संस्थाओं का इनपैनलमेंट किया जाएगा। ठीक है,
इसके बाद ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। फिर ये तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति क्या है, तो इसमें जो है 50 रुपये तक की कार्य योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। कार्य योजना को टुकड़ों में जो है विभाजित नहीं किया जाएगा। और 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की कार्य योजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जाएगा। और अगर 5 लाख से ऊपर की कार्य योजना है तो उसका अनुमोदन जिला अधिकारी यानी कि डीएम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। बिंदु 2 से संबंधित प्राक्कलन तकनीकी परीक्षण खंड स्तर पर नामित तकनीकी अधिकारी के द्वारा जो किया जाएगा। ठीक है, बिंदु 2 यह है। बिंदु 3 व 4 से संबंधित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। बिंदु 3 व बिंदु 4 यह है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब है योजना के उपरांत, जब योजना अंतिम रूप दे दिया जाता है तो उसके बाद उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन तथा स्वशासन हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार तथा विभाग द्वारा मार्गदर्शिका तैयार करके ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी जाएगी। पंचायत स्तर पर उपलब्ध फंड का उपयोग, फंड का प्रवाह, खर्च का ब्यौरा तैयार करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न समितियों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। संबंधित विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायत कर्मियों को योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन में शामिल करने हेतु जो है शासनादेश निर्गत किया जाएगा, ताकि विशिष्ट जिम्मेदारियों को अंकित करते हुए उनका मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा उचित माध्यमों द्वारा ग्राम पंचायतों को समय समय पर उपलब्ध संसाधनों के बारे में बताने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। सामाजिक लेखा परीक्षण यानी सोशल ऑडिट का प्राविधान किया जाएगा। विकास खंड एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। फिर आता है नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम। तो नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम क्या क्या होगा, तो प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर यानी www.plan.go.online.gov.in पर ग्राम पंचायत विकास योजना को फीड करके एक्शन सॉफ्टवेयर से अनुश्रवण किया जाएगा। और एक्शन सॉफ्टवेयर जो है वो उस पर हर एक कार्य का विवरण फीड किया जाना अनिवार्य होगा। राज्य स्तर पर एक हेल्पलाइन का गठन किया जाएगा जो पंचायतों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मियों को ग्राम पंचायत की तकनीकी सहायता, प्रोजेक्ट बनाने एवं ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में सहायता प्रदान के लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। एक क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप का गठन किया जाएगा जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। जनपद स्तर पर यानी जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, जिलाधिकारी करेंगे एवं संबंधित विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। अब सभी कार्यक्रमों की धनराशि जो है पंचायत को सीधे ई ट्रांसफर के से उनके खाते में हस्तांतरित करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये सभी कार्य जो है ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप देना, तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति, इसके बाद योजना के उपरांत प्रबंधन करना और फिर उसको सपोर्ट सिस्टम पर जो है उसको अपलोड करना, ये सभी कार्य किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अब आता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के लिए वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कुछ कदम हैं जिसको हम देखेंगे एक पॉइंट में। कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जो है योजनाएं तैयार करने और इनके अंतर्गत वह योजनाएं भी शामिल है जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, उनको कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को शक्ति और प्राधिकार प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल विधि बना सकेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 243H के अनुसार राज्यों से बजटीय आवंटन, कुछ करों के राजस्व की साझेदारी, करों का संग्रहण और इससे प्राप्त राजस्व का उदाहरण, केंद्र सरकार के कार्यक्रम अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान आदि के संबंध में उपबंध किए गए हैं। 243I के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग होगा, गठन किया जाएगा, तो इसको आप जानते ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य वित्त आयोग। अब राज्य वित्त आयोग की बात करें तो पंचायतों की आर्थिक स्थिति त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश में कुल करों की शुद्ध आय का 5.5% अंश जो है पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 6,60,000 लाख रुपए का जो है आय व्यय का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब 15वें वित्त आयोग में पंचायतों के लिए वित्तीय प्रबंधन याद रखिएगा क्योंकि लेटेस्ट डाटा है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9,75,200 लाख रुपए की जो है धनराशि का आय व्यय के लिए है तो प्रावधान किया गया था। इसमें 50% जो है केंद्र की हिस्सेदारी है। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2020-21-22 में। ठीक है। 7,20,800 लाख करोड़ रुपए का आय व्यय का प्रावधान किया गया था।
इसके बाद अब हम उत्तर प्रदेश वाला देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जो है पंचायतों के लिए वित्तीय सशक्तिकरण हेतु कितना बजट में प्रावधान किया गया था 2023-24 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट डाटा है, फैक्ट भी याद रखिएगा। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के लिए 2023-24 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया जा चुका है और 330 विकास खंडों में प्लास्टिक मैनेजमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के लिए 2288 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 2288 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों को क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण और पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता के लिए 622 करोड़ रुपए बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। गांव में ई गवर्नेंस विस्तार करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के लिए 1,65,00,000 रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। ये इंपॉर्टेंट है डाटा, 2023-24 का डाटा है। ठीक है, अब आर्थिक समीक्षा जो उत्तर प्रदेश की 22-23 के अनुसार पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो प्रदेश की 77.7% ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो है सरकार द्वारा ग्राम विकास एवं पंचायती राज द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण जनसंख्या की मूलभूत सुविधाओं के साथ रोजगार पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार, जो कि केंद्र द्वारा वित्त पोषित होगा, उसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अब इसमें विवरण देख लेते हैं। तो त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य है प्रदेश में विकास कार्यों को जो है त्वरित गति से कार्यान्वित करना। मनरेगा योजना के अंतर्गत 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 32 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर अब तक 1.02 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का सृजन किया जाना है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में कुल 16 जनपदों में 19 क्लस्टर चयनित कर लिया गया है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत 2022-23 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण के लिए 12,000 रुपये तथा 1460 सामुदायिक शौचालय के लिए 3 लाख रुपए तक का जो है अनुदान किए जाने की व्यवस्था है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु जो है कार्य कराए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास के कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो उसमें आता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको UPSRLM कहते हैं। ठीक है, UPSRLM। फिर आता है तीसरा इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। ठीक है, PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्राम सड़क योजना, सामुदायिक विकास योजना, विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि जो कि विधायक निधि से चालित होता है, बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो ये 8 योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश के लिए ग्राम विकास के लिए कार्यक्रम है चलाए जा रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत 2022-23 में व्यय धनराशि जो था वो 7,73,440 रुपये रही थी। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर 213 रुपये प्रति मानव दिवस निर्धारित किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM भारत सरकार द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर समुदाय द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को कम से कम एक महिला सदस्य को समूह या अन्य सामुदायिक संस्था के माध्यम से संगठित कर उन्हें स्वावलंबी बनाना। वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के 826 विकास खंडों में इंटेंसिव स्ट्रेटजी के तहत योजना क्रियान्वित है। मिशन के अंतर्गत जो है बजट व्यवस्था में भारत सरकार का 60% एवं राज्य सरकार का 40% हिस्सा है। महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 8.8 लाख महिला किसानों को 75 जनपदों में सतत कृषि पद्धतियों एवं गुणात्मक पशुपालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। स्वयं सहायता समूह में कृषि आजीविका अंतर्गत महिला कृषकों द्वारा पोषण सुरक्षा एवं आर्थिक उन्नयन हेतु 75,065 प्रेरणा जो है पोषण वाटिका का निर्माण करके एवं वर्तमान में 2085 उचित दर दुकान का प्रबंधन किया जा रहा है। दुकान संचालन से प्रति समूह औसतन 5,000 से 70,000 रुपये की मासिक आय का सृजन हो रहा है। फिर आता है SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत ग्राम विकास पंचायती राज के कुछ संकेत हैं,
जिसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से संकेतों को शामिल किया गया है एसडीजी के अंतर्गत। तो पहला उसमें आता है मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त परिवारों का परसेंटेज है, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का परसेंटेज है, आवासीय योजना के अंतर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या, स्वच्छ जल के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत, व्यक्तिगत शौचालय के अंतर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत इसमें जो है संकेतक को शामिल किया गया है। पाइपलाइन पेयजल के अंतर्गत आच्छादित बस्तियां, ये सभी जो है संकेत इसमें शामिल किए गए। पंचायत सशक्तिकरण की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में पंचायत सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहला आता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया था योजना। प्रमुख उद्देश्य था प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठीक है, 18-19 में प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा योजना में व्यक्तिगत शौचालय की लागत कुल 12,000 रुपये आती है, जिसमें केंद्र का अंश है 60%, राज्य का अंश इसमें 40% दिया जाता है। फिर दूसरा आता है बहुउद्देशीय पंचायत भवन, जिसमें जिला योजना है ये, और ये 2022-23 में कुल 19.9 करोड़ रुपए का आय व्यय प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष धनराशि 12 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका है। इसमें 2022-23 में लक्षित 113 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के सापेक्ष 109 पंचायत भवनों पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की बात करें तो पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना का संचालन 2017-18 से किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष धनराशि की उपलब्धता के अनुसार ग्राम पंचायतों को प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम श्रेणियों से पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है 2016-17 से पंचायतों में ई गवर्नेंस स्थापना के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। इसके अंतर्गत मुख्यतः पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना में राज्य स्तर पर राज्य पंचायत कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में तकनीकी परामर्श कर्मियों की सेवाओं के साथ ई गवर्नेंस कार्य हेतु सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य एवं प्रशिक्षण कार्य की व्यवस्था है। योजना के अंतर्गत 22-23 में 4.05 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष धनराशि 2.12 करोड़ का व्यय किया गया है। पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से ई गवर्नेंस की स्थापना के लिए राज्य अथवा मंडल स्तर पर तकनीकी रिसोर्सेस अथवा अकाउंटेंट की तैनाती की गई है। फिर 5वीं योजना आती है ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल, यानी जिला योजना की है ये, और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों यानी कि जहाँ कब्रगाह या फिर शव जलाने की जो जगह उसको अंत्येष्टि कहा जाता है, तो उनके विकास एवं स्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्येष्टि स्थलों का विकास किया जा रहा है। इसकी लागत है 24.36 लाख शासन द्वारा जो है निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत इस स्थल के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना तो 99.8 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया जा चुका है। ठीक है, और एवं ग्राम पंचायतों में समस्त स्थलों का पर कार्य भी प्रारंभ है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार मिशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान। पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता में प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को केंद्र पूर्व निर्धारित योजना के स्वरूप 60:40 के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018-19 से संचालित किया जा रहा है। पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ई ग्राम स्वरोजगार के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे कि ग्राम पंचायतों में नियोजन कार्यों में क्रियान्वयन तथा लेखा जोखा का अनुश्रवण किया जा सके। फिर आता है राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मार्च 2022 में प्रदेश के द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष एवं त्रिस्तरीय पंचायत को राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि से सहायता प्रदान किए जाने हेतु पंचायत कल्याण कोष स्थापित किया गया है। तो पंचायत कल्याण कोष किस योजना के अभियान के तहत संस्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत संस्थापित किया गया। ठीक है, पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना। तो पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना की बात करें तो पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है तो जिला पंचायत को 50 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायत को 25 लाख रुपए और ग्राम पंचायत को 8 से 15 लाख रुपए की धनराशि के प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम सभा को 10 लाख रुपए की धनराशि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। बाल मैत्रिक पंचायत पुरस्कार एवं ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार है 5 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। अन्य कार्यों में देखेंगे तो पंचायत के प्रभावी तरीके से कार्यों के संपादन, ग्राम पंचायत की नियत समय पर नियमित बैठक
पंचायत कार्यालय में हो, इसके दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा रही है। समस्त ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं समस्त सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर बनवा लिए गए हैं तथा समस्त धनराशियों का हस्तांतरण डिजिटल माध्यम से ही किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि से पंचायतों में ऑपरेशन कायाकल्प, ठीक है, के अंतर्गत प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत, आंगनबाड़ी भवनों का सुदृढ़ीकरण एवं बाल मैत्रिक शौचालयों का पुनरुद्धार कराया गया है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन, तो वो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत चेक कराया गया है, ये याद रखिएगा। समस्त ग्राम पंचायतों में केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराते हुए निर्मित सामुदायिक शौचालयों को स्वयं सहायता समूहों को अनुरक्षण तथा संचालन हेतु स्थानांतरित किया गया है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और ये था चैप्टर नंबर 3 जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अब अगले अगर हम चैप्टर की अगर हम इसमें बात करेंगे तो चौथा नंबर चैप्टर होगा जो कि होगा पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें पंचायत सिटीजन चार्टर है इसमें, ठीक है, और पंचायत सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका है, कॉमन सर्विस सेंटर के पंचायत भवन में सह स्थापना, ये सभी चीज़ें उसमें हम देखेंगे। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।